क्या आपको पता है जो चिड़िया, जो बर्ड्स आप आसमान में देखते हो वो चिड़िया नहीं होती, बल्कि वो डायनासोर्स के पोते या फिर ग्रैंड डॉटर होती है। उनके जीन्स को लेके इंजीनियरिंग करके कैसे डायनासोर्स को रिवाइव किया जा सकता है ये आपको जरूर जानना चाहिए। और एक को सिंगल कहते हैं, दो को डबल कहते हैं, तीन को ट्रिपल कहते हैं, फोर को क्या कहते हैं? चौपल। भाई इनफॉर्मल वाला नहीं, फॉर्मल वाला क्या कहते हैं? लगभग 80% लोगों को उसके बाद का नहीं पता। और क्या आप इस बात पे यकीन कर सकते हो कि नासा का जो पहला सूट था अपोलो के एस्ट्रोनॉट्स के लिए, यानी पहली बार जो चांद पे गए थे उनके लिए, उनका पहला सूट कुछ ऐसा दिखता था। दिस वाज द फर्स्ट डिजाइन। और कैसे एक कपड़ों की कंपनी ने इस आइकॉनिक स्पेस सूट को बनाया। और आप यकीन नहीं करोगे, ये जो बेबी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इसकी डिलीवरी 2 बार हुई। ये अपने माँ के पेट से 2 बार निकली। क्या फंडा है यहाँ पे? यू मस्ट नो। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग रैंडम फैक्ट्स को आप इस वीडियो में जानोगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो जरूर कर लेना। फैक्ट नंबर 15, ये बड़ा स्ट्रेंज सा सिनेरियो है, पर अगर किसी ह्यूमन ने किसी कारण के चलते अगर किसी भी जानवर का ब्लड अपने अंदर इंजेक्ट कर दिया तो क्या होगा? मान लो हॉस्पिटल में कोई एक्सट्रीम केस चल रहा है, उसको चाहिए O नेगेटिव ऐसा ब्लड ग्रुप, पर उसको मिला नहीं और वो किसी न किसी कारण के चलते एनिमल का ब्लड इंजेक्ट करवा लिया, तो ऐसा करने पे क्या होगा आखिर? तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले इम्यून सिस्टम रिएक्शन होगा। इंसान का इम्यून सिस्टम डिजाइंड है किसी भी फॉरेन चीज को डिटेक्ट करने के लिए। तो जैसे ही ये ब्लड जाएगा, ऐसा ब्लड जिसके सेल्स और प्रोटीन फॉरेन है, तो वो तुरंत इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देगा। और फिर जो कंडीशन होगा उसे मेडिकली कहते हैं एनाफिलेक्सिस, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन होता है। देखो, जानवरों का ब्लड और इंसान का ब्लड भले ही आपको लाल दिखे, सेम दिखे, लेकिन ब्लड के अंदर एंटीजेन्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, और ये दोनों चीजें उनका बिल्कुल ही अलग होता है। और इससे सबसे पहली खतरनाक जो चीज होगी वो है इमीडिएट ऑर्गन डैमेज। तुरंत कुछ ही घंटों के अंदर लीवर, किडनी ये फेल होना शुरू हो जाएगा। इस पे इतना स्ट्रेस पड़ेगा कि वो ब्रेक होने लगेगा। जी हाँ, इसका मतलब एक लाइन में आंसर यही है कि किसी भी कारण के चलते अगर एनिमल ब्लड इंसान में डाला गया तो ऑर्गन फेलियर कुछ ही घंटे दूर है। हार्ट पे इतना प्रेशर पड़ेगा और इतने फास्ट वो बीट होगा कि हार्ट वहीं पे एक्सप्लोड कर जाएगा। फैक्ट नंबर 14, आप में से किसी ने ये सवाल पूछा था कि हम लोग जो कैमरा से फोटो लेते हैं, आप फोटो तो लेते होगे, वीडियो बनाते होगे, तो 1 मिनट का वीडियो 30-50 MB 100 MB के आसपास होता है, पर फोटो तो कम का होता है। फोटो 1 MB 2 MB का होता है, ज्यादा स्टोरेज नहीं खाता है। तो सवाल ये मेंशन था कि जो हबल टेलीस्कोप और बाकी टेलीस्कोप फोटो लेते हैं उसका क्या साइज होगा? तो लोग यहाँ पर ऐसे आंसर्स को एक्सपेक्ट करेंगे कि हबल टेलीस्कोप का एक फोटो टेराबाइट में होगा, एक्साबाइट में होगा, लेकिन सुनो, हबल के डेटा के अनुसार उसका हर एक फोटो 100 MB 200 MB के ही आसपास होता है। यानी एवरेज एक फोटो अगर एक मोबाइल से ले हम लोग, तो नॉर्मली एक फोटो 1 MB का होता है। तो हबल का सिंगल क्लिक का साइज 100 MB होता है, यानी आपके फोन से 100 गुना ज्यादा। सिंपल। पर बात यह है कि हबल किसी भी एक जगह का सिर्फ एक फोटो नहीं लेता, अलग अलग वेव लेंथ पे मल्टीपल फोटोज लेता है, लिटरली थाउजेंड्स ऑफ फोटो लेता है। इसीलिए जो फाइनल आउटपुट होता है, इतना कुछ कुक होके जो फाइनल रसोई तैयार होता है, वो बहुत बड़ा होता है। एक एक फोटो कई जीबीज का होता है। इनफैक्ट कई फोटोज का फाइनल रेंडर टीबी में चला जाता है। तो इसका मतलब एक सिंगल सेशन फोटो का जो होता है वो टेराबाइट में जाता है, पर एक क्लिक 100 MB का होता है, और वो कंबाइन करने के बाद जो निकलता है वो बड़ा होता है। फैक्ट नंबर 13, कई लोगों का ये सवाल था कि अगर फोन कंपनीज 0 डिग्री से नीचे इंश्योरेंस नहीं देती है, क्योंकि फोन बना ही है 0 तक चलने के लिए, और इन जनरल कोई भी इलेक्ट्रिक चीज ज्यादा ठंडे में काम नहीं करती जैसे कैमरा, तो फिर जो हम लोग नेटफ्लिक्स पे या फिर टीवी पे कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे होते हैं एंटार्क्टिका का या फिर सबसे ठंडे रीजन का, बर्फ वाला, वो कैसे शूट होता है, ये सवाल था। तो देखो, उनके कैमराज बजट कैमराज नहीं होते हैं, बल्कि लिटरली एक एक कैमरा करोड़ों के ऊपर का होता है। और अमेजिंग बात यह है कि करोड़ के ऊपर भी होने से नहीं चलता है रॉ फॉर्म में, यानी खुला नहीं, उसको कपड़ा चाहिए होता है। थर्मल इंसुलेटर्स लगते हैं कैमराज में, तभी वहां का एक डॉक्यूमेंट्री बन पाता है। नहीं तो नॉर्मल कैमरा जो होता है, जैसे कि मेरे सामने जो DSLR है, उसको अगर मैं -10 में ले जाऊं तो वो ऑन ही नहीं होता है, बकलोल। कई लोग पूछते कौन सा ब्रांड है आपके कैमरा का? सोनी अल्फा है। फैक्ट नंबर 12, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर मैं अपने वोकल कॉर्ड का नॉन स्टॉप यूज करूं, मतलब मान लो मैं बोलता गया, जितना पॉसिबल मैं बोलता गया, मैं रुका ही नहीं। जैसे मैं अभी नहीं रुक रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, जहां जरूरत है वहां सांस लिया, फिर उसके बाद फिर बोला बिना रुके, और फिर मैं यही करता गया। और मान लो मैंने इस चीज को नॉन स्टॉप किया, मैं एंड हुआ ही नहीं, रुका ही नहीं, कोई पॉज लिया ही नहीं,
और फिर 24 घंटा हो गया और फिर 48 घंटा हो गया, फिर क्या होगा? नॉन स्टॉप, मतलब रेस्ट है ही नहीं यहाँ पे। और कोई 24 घंटे से ज्यादा ऐसा किया तो क्या उसका वोकल कॉर्ड फट जाएगा? क्या होगा एग्जैक्टली? तो देखो, वोकल कॉर्ड जैसे कि बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो टीयर अपार्ट नहीं होगा। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर कोई बहुत देर तक भी बोलता रहे, 24 घंटे 30 घंटे, फिर भी वो टीयर अपार्ट नहीं होगा। बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ जाएगा लेकिन फटेगा नहीं, फिर भी बॉडी ऐसा नहीं होने देगा। और एट लास्ट, वर्स्ट केस मानने के लास्ट, आखिरकार क्या बुरा से बुरा हो सकता है? तो इंसान यूज करते 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 जब वो पूरा ही अनएबल हो जाए स्पीक के लिए, तो बॉडी फाइनली गिव अप कर देगा और खुद ब खुद ही नींद आने लगेगा। और 30-36 घंटे बाद ऐसा नींद आएगा, 3-4 सेकंड के अंदर इंसान सो जाएगा अगर वोकल कॉर्ड को कंटिन्यूसली यूज किए तो। ये सवाल जब कोई पूछता है तो कहता है कि नॉन स्टॉप को 1 साल तक बोलता रहे तो क्या होगा? तो 1 साल की नौबत ही नहीं आएगी, वो 2 दिन के अंदर सो जाएगा ऑटोमेटिकली। फैक्ट नंबर 11, ये बड़ा ही डीप फैक्ट है और फैसिनेटिंग फैक्ट है, ध्यान से सुनना। कोई भी चीज की हमें स्मेल आती है तो इसका मतलब वो एक्चुअली में नाक में जा रहा होता है एक मॉलिक्यूलर लेवल पे। इसका सिंपल इंग्लिश में एक लाइन ये है कि स्मेल मीन्स एक्चुअल थिंग गोइंग इनटू नोज। सिंपली स्पीकिंग, एक्चुअल चीज जा रहा होता है। जैसे कि खाना का जब स्मेल आ रहा होता है तो टेक्निकली केमिस्ट्री के लेवल पे आप ये कह सकते हो कि उसके मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं। एक तरह से जो मेन कंटेंट कुक हो रहा होता है आपके किचन में, तो उसी का मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स नोज में जाता है। तो आप गेस कर लो कि बाथरूम में क्या जाता होगा आपके नाक में। आई एम सॉरी इतना घिनौना फैक्ट बताने के लिए, लेकिन जो है वो है। फैक्ट नंबर 10, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ पर हमें कुछ नेविगेट करना है तो उसके लिए डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऐसा डायरेक्शन। पर क्या स्पेस में कोई डायरेक्शन होता है? देखो, धरती में तो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, जिसको रेफरेंस लेके हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बना सकते हैं धरती के ऊपर। पर धरती के बाहर जाते हैं, स्पेस में जाते हैं बहुत दूर, तो क्या ऊपर और क्या नीचे, क्या राइट क्या लेफ्ट, वहां तो सब कुछ स्ट्रेंज होता है ना। तो देखो, स्पेस नेविगेशन भी होता है। जिस तरह धरती का नेविगेशन रेफरेंस क्या है, नॉर्थ और साउथ पोल, जिसको लेके हम लोग डायरेक्शन बता सकते हैं, वैसे ही सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो पूरे गैलेक्सी को एज रेफरेंस लेके चलता है। जैसे आमतौर पे हमारे गैलेक्सी आकाश गंगा का जो सेंटर है उसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया गया है और वो मार्कर की तरह काम करता है, और उसी को लेते हुए उससे कितना दूर है चारों तरफ, वैसे स्पेस को नेविगेट किया जाता है और इन्हें ही सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। यानी स्पेस में गैलेक्टिक लैटिट्यूड और गैलेक्टिक लॉन्गिट्यूड होता है। फैक्ट नंबर 9, ये कमेंट देखो भाई, व्हाट इफ वी गो एट साउथ पोल, विल वी बी अपसाइड डाउन टू द नॉर्थ पोल पीपल? यानी मान लो हम नॉर्थ पोल पे ऐसे खड़े हैं, मान लो आप भी नॉर्थ पोल पे हो मेरे साथ, तो हम लोग ऐसे सीधे हैं अभी। तो हाँ, ये सही बात है कि हम लोग के जमीन के ठीक उल्टे साइड जो वहाँ के लोग होंगे वो नीचे की तरफ लटके होंगे, उनका सर नीचे की तरफ होगा। जैसे ये धरती है, यहाँ पर मान लो ये मैं हूँ, मैं नॉर्थ पोल पे सीधा खड़ा हूँ, तो जो साउथ पोल पे खड़ा होगा उसका पैर मेरे तरफ होगा। तो हाँ, ये ट्रू है कि टेक्निकली हाँ, आप लोग का सर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट। फैक्ट नंबर 8, आप लोगों में से कई लोग कमेंट किए थे कि गूगल मैप्स में जो आपने बताया था कि प्लेन नहीं होता है क्योंकि वो प्रोसेस आउट कर लेते हैं इमेज को, पर फिर भी गूगल मैप्स पे कई जगह पर आपको प्लेन देखने मिल जाता है। तो वो कैसे, वो क्यों? तो असल में वो इंटेंडेड नहीं होता है, वो बस छूट जाता है। जैसे कि गूगल मैप के स्ट्रीट व्यू पे सभी लोगों का फेस ब्लर कर दिया जाता है, पर किसी किसी का फेस छूट भी जाता है। वैसे एरोप्लेन के मामले में कई जगह पे एरोप्लेन दिखने लगता है, और गूगल मैप्स में तो बहुत चीजें दिखती हैं। कई क्राइम गूगल मैप्स से पता हुआ है, किसी को मार के ले जा रहा है लेक में, ये गूगल मैप्स में भी दिखा है। फैक्ट नंबर 7, ये कमेंट देखो, व्हेन यू गेट समथिंग फ्रॉम चाइना एंड यू डोंट चार्ज इट फर्स्ट, यू आर लेजिट यूजिंग चाइनीज इलेक्ट्रिसिटी। तो हाँ, ये बात सही है। मान लो आपने चाइना से कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट कराया, मान लो पावर बैंक, अब जब वो डिलीवर होता है तो आप उसको चार्ज करके यूज करते हो, वो तो ठीक है, लेकिन पहले से भी वो चार्ज होके आता है फर्स्ट यूज के लिए, या फिर उसमें आधा चार्ज रहता है जो कि फैक्ट्री से होके आया है। पावर बैंक ले लो या कोई भी डिवाइस ले लो, तो अगर आप उस पावर बैंक से फोन चार्ज करोगे तो इसका मतलब आप चाइनीज इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो टेक्निकली। तो हाँ, ये ट्रू है, चाइनीज इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हो। फैक्ट नंबर 6, ये फैक्ट वैसे हमारे थीम का फैक्ट नहीं है, पर ये काफी इंटरेस्टिंग है।
इंडियन स्टॉक मार्केट में जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जो कि ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट और एसआईपी वो सब चीज से अलग होता है, ये शॉर्ट टर्म चीजें हैं। एक तरह से कह सकते हो सट्टा है कि आप किसी एक प्राइस पे बेट करते हो कि हाँ इस प्राइस पे पहुंचेगा किसी भी स्टॉक का प्राइस, और अगर ये ट्रू हो गया तो पैसा डबल ट्रिपल भी हो सकता है, लेकिन अगर ट्रू नहीं हुआ तो कैपिटल जा सकता है। तो अपन ने बहुत देखा ये सब। तो ये स्टैट्स देखो, सेबी के रिपोर्ट के हिसाब से ये लास्ट 3 इयर्स का डेटा है। ऐसे 101 लोग हैं जो कि 10 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट किए हैं, और लॉस का नंबर देखो कितना ज्यादा है। और इनफैक्ट ऐसे 127 लोग हैं जो कि 10 करोड़ से ज्यादा लॉस किए हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कि 101 लोग ही पूरे भारत में 10 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट कर पाए एफएनओ में। लेकिन अगर आप इंटरनेट को छान मारोगे, यूट्यूब में वीडियोस देखोगे ट्रेडिंग के या फिर ट्विटर पे, तो आपको शायद 10,000 से ऊपर ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि ये क्लेम करते हैं कि हम डेली का करोड़ कमाते हैं। स्टे अवे फ्रॉम दिस चीजें। जब तक नॉलेज ना हो तब तक स्टॉक मार्केट में एफएनओ में घुसने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट करो, एसआईपी करो, That is the best. फैक्ट नंबर 5, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या पायलट एरोप्लेन उड़ाते समय गूगल का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं गूगल मैप्स की तरह, या गूगल मैप्स यूज करते हैं? नहीं, गूगल मैप्स कहां से यूज करेंगे, वो तो रोड के लिए है। पर सवाल ये आता है क्या गूगल ही प्रोवाइड करता है या फिर कोई माइक्रोसॉफ्ट या फिर जो टेक कंपनीज है उसका ही मैप होता है क्या ये एरोप्लेन्स में? तो आंसर है नहीं, इनका अपना अलग ही दुनिया होता है। एविएशन का अलग मैप होता है, और जो कंपनीज प्रोवाइड करती है वो देखो, जैसे कि एक बहुत ही मेजर जापानीज कंपनी है जेपेसन, जो कि फ्लाइट नेविगेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। एक और कंपनी है 4Flight, ये भी उन कुछ कंपनीज में से एक है जो कि फ्लाइट नेविगेशन, वेदर डेटा और एविएशन मैप प्रोवाइड करती है। एक और कंपनी है गार्मिन, ये भी इन फ्लाइट नेविगेशन प्रोवाइड करती है। और जहां तक जो आप बोल रहे हो गूगल मैप्स यूज करते हैं, प्लेन अगर गूगल मैप्स यूज करने लगे तो 2 घर के बीच में लैंड कर जाएगा। फैक्ट नंबर 4, ये जो बेबी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये 2 बार जन्मी है। आखिर ये बेबी के साथ ऐसा क्या हुआ? देखो, ये सिर्फ 16 हफ्ते की यानी 4 महीने की बच्ची थी, आधे किलो की, पर डॉक्टर्स को ये पता चला कि उसके अंदर ट्यूमर है बाय बर्थ, और पेरेंट्स को ये ऑप्शन दिया गया कि अगर ये ट्यूमर लेके जन्म लेगी तो फिर तो ये नहीं बचेगी निकलने के बाद, लेकिन अगर इमरजेंसी के तौर पे हम इसको वोम से निकाल के इसका ट्यूमर रिमूव करके वापस इसको उसके जगह पे प्लेस कर दें, तो फिर ये बच सकती है। लेकिन इसका भी चांस 50-50 है, वो बीच प्रोसेस में मर भी सकती है। पर पेरेंट्स ने चांस ले लिया, वो निकली, 20 मिनट उस पर ऑपरेशन हुआ, ट्यूमर निकाला गया, और वापस उसका नेचुरल जगह माँ के अंदर वापस प्लेस कर दिया गया। एक बार हो गया, और फिर बाद में 9 महीने बाद जो होता है नॉर्मल डिलीवरी, वो भी किया गया। और इस स्टोरी का काफी हैप्पी एंडिंग हुआ, वो निकली एकदम नॉर्मल बाद में, विदाउट एनी ट्यूमर। फैक्ट नंबर 3, 1 सिंगल होता है, 2 डबल होता है, 3 ट्रिपल होता है, 4 क्या होता है? 4 क्वाड्रुपल होता है, 5 क्विंटुपल होता है, 6 सेक्सटुपल होता है, 7 सेप्टुपल होता है, 8 ऑक्टुपल होता है, 9 नोनुपल होता है, 10 डेक्युपल होता है, 11 यूंडेकपल, 12 डुओडेकपल, 13 त्रेडेकपल, 14 क्वाटोडेकपल, 15 क्विंटेडेकपल, 16 सेक्सडेकपल, 17 सेप्टेंडेकपल, 18 ऑक्टोडेकपल, 19वां नोवेम्डेकपल, 20वां वर्जिन टुपल। राइमिंग बैठ नहीं रहा है इनका, नवंबर दिसंबर घुस गया पता नहीं कैसे। जैसे देखो 18 को अक्टूबर वाला, नवंबर वाला, पर एक्चुअल में यही इनका ऑफिशियल नेम है। फैक्ट नंबर 2, देखो नासा का जब पहला मिशन चल रहा था इंसान को चांद पे भेजने का, तब कई प्रोटोटाइप्स बनाए गए थे स्पेस सूट के। अब स्पेस मूवीज जो आ चुकी थी उसके पहले, उससे इंस्पायर होकर पहला प्रोटोटाइप जो था 1962 में, वो ऐसा था। कितना फनी लग रहा है ना, मतलब क्या डिजाइन है। और ऐसे ही कई फनी सूट्स को ही एरोस्पेस कंपनीज ने डिजाइन किया था। पर आप यकीन नहीं करोगे इसके बाद क्या हुआ, किसी को भी ये सूट परफेक्ट नहीं लग रहे थे। फिर लास्ट में प्लाइटेक्स नामक एक कंपनी, जो कि एक कपड़े की कंपनी है, स्पेसिफिकली एक ब्रा की कंपनी है, और एक ब्रा की कंपनी ने वो सूट डिजाइन किया जो कि आप और हम अभी के समय पे देखते हैं। अपोलो का जो फाइनल सूट है वो यही प्लाइटेक्स कंपनी ने डिजाइन किया। और एक कपड़े की कंपनी जो ब्रा बनाती है वो क्या डिजाइन कर लेगा स्पेस सूट, ये पहले माना जाता था। और नासा ने भी इसको बोला था जाओ जाओ यहाँ से, क्या है। फिर प्लाइटेक्स ने कहा कि ठीक है नासा, हम अपने एक्सपेंस पे, अपने खर्चे में बनाएंगे, बस हमको मौका दे दो एक बार, ताकि हिस्ट्री में हमारा नाम हो जाए। फिर ये बनाए ये वाला सूट जो अभी हम देखते हैं, एंड इट वाज परफेक्ट। तो हाँ, यही थी नासा की आइकॉनिक स्पेस सूट के डिजाइन की कहानी। फैक्ट नंबर 1, पैलेंटोलॉजिस्ट जैक हॉर्नर ने ये कहा था कि डायनासोर्स को बनाने के लिए हमें एक ऐसा जीन सेट चाहिए, पुराना जीन सेट, जो कि मिलियंस ऑफ साल पहले था। तो वो तो है नहीं, कहीं भी मिला नहीं है। लेकिन जो मॉडर्न चिड़िया है, मॉडर्न बर्ड्स है, जो कि जिनके पूर्वज डायनासोर ही थे, उनके अंदर जो अभी जीन्स है उसके अंदर कई डायनासोर्स के ट्रेट्स अभी भी हैं।
उनके डीएनए में। यानी बर्ड्स स्टिल कैरी मेनी डॉर्मेंट जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम देयर डायनासोर एंसेस्टर्स। और आइडिया ये है कि रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसी जीन से हम डायनासोर्स बना सकते हैं। साइंस फील्ड से जो नहीं है उनको समझाता हूँ एक बार। मान लो डायनासोर्स का डीएनए ऐसे था, ठीक है, ये सबसे पहला डीएनए था। अब वो इवॉल्व होते 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 अब वो ऐसे बन गया। अब ये मॉडर्न बर्ड्स का टाइम है, तो अब ऐसे बना तो इसके अंदर वो पहले का रेसिड्यूल डेटा अभी भी है, जिससे ये पता चलता है कि ये ओरिजिनली कैसे था, और इसी को रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। पर बात यह है कि जो यहाँ से यहाँ तक का सफर है वो मिलियंस ऑफ साल में हुआ है, करोड़ों सालों में। तो बीच का कई डेटा डिग्रेड हो गया है, यानी प्रॉपर एग्जैक्ट रिवर्स इंजीनियरिंग संभव नहीं है अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से। पर भविष्य में अगर कंप्लीट जेनेटिक सीक्वेंस मिला डायनासोर्स का तो उन्हें रिवाइव किया जा सकेगा, डायनासोर्स को एक्चुअली में बनाया जा सकेगा। पर यहाँ एथिकल क्वेश्चन आते हैं कि ठीक है, फ्लो में फैंटेसी से इंस्पायर्ड हम लोगों ने डायनासोर बना दिया, तो वो तो ह्यूज क्रिएचर्स होंगे, तो वो कहाँ रहेंगे, और वो इतने बड़े हैं तो क्या वो इंसानों के ऊपर हमला नहीं कर देंगे, इन्वेजिव नहीं हो जाएंगे? आप यकीन नहीं करोगे, ये बातें बड़ा कैजुअल लगता है, लेकिन मिलियंस ऑफ डॉलर एवरी ईयर इसी पर रिसर्च होता है कि कैसे उस जीन को हम लोग रिवर्स इंजीनियर कर पाए। चाहे वो जीन किसी फॉसिल में मिले या फिर किसी बर्ड से ले हम लोग। जिस दिन कंप्लीट जेनेटिक सीक्वेंस मिल गया डायनासोर का, उस दिन इतिहास रच दिया जाएगा। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।